हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीडीएलएड का वीडियो जिसका नाम है भाई भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 5 और 6। जी हाँ, हम भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के इस पूरे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इकाई 5 और 6। इकाई 5 जिसका नाम है भाषा कौशल क्या है, साथ ही साथ इकाई 6 जिसका नाम है भाषा कौशल का विकास। तो ये दो इकाइयां हम पढ़ेंगे। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के बता दूं इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में, जो कोर्सेज फैकल्टी से है उनकी बात करेंगे, फैसिलिटीज की सबकी। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें कि इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि इकाई 5 और 6 जो है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के, इसका अंक विभाजन क्या है, कितने अंकों का कौन सा प्रश्न आता है। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि डीएलएड की पूर्व परीक्षाओं में और आने वाले डीएलएड की परीक्षा में कौन से प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण हैं, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा, उनके उत्तर भी समझाऊंगा और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पर रख दें। साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है चैनल की, और किन विषयों के, किन टॉपिक्स के आपको वीडियो चाहिए, आपको सीटेट रीट किस विषय का वीडियो चाहिए, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, किन टॉपिक्स पर अगला कोर्स जो है डीएलएड की परीक्षा के बाद हम अगला कोर्स जो स्टार्ट करेंगे, कैसा स्टार्ट करेंगे, किस टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरे भारतवर्ष में एक जानी मानी संस्था है जो छात्रों को विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन कराती है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य के छात्र हो, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, कहीं के भी हो, आपको प्रवेश मिलेगा। आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे कि बीए, बीकॉम, बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, एमपी, टीईटी, बीए, बीएससी, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, एमपीटीटी, एएनएम, इतने प्रकार के कोर्सेज, एमए, इन सब कोर्सेज का हमारे यहाँ उपलब्ध है। इन सभी कोर्सेज में आपका एडमिशन दिया जा सकता है। अगर आप इन सभी कोर्सेज में डिग्री डिप्लोमा में प्रवेश पाना चाहते हैं, इसमें से किसी भी कोर्स में आप अपने सगे संबंधी का, अपने दोस्त का, भाई बहन का या स्वयं का एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फीस से संबंधित, कॉलेज से संबंधित, क्लासेस से संबंधित, स्टडी मटेरियल से संबंधित, परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। एडमिशन के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़कर अभी तक सैकड़ों हजारों छात्रों ने क्या किया है, परीक्षा पास की है। डीएलएड की परीक्षा, दूसरे विषयों की परीक्षा, एएनएम की परीक्षा, बहुत सारे विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण की है, अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा किया है। साथ ही साथ हमारे वो छात्र आज बड़े बड़े संस्थानों में सरकारी पदों पर नियुक्त हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रीट में 87-90 तक के हमने सिलेक्शन दिए। यहाँ 87 स्टूडेंट, सबसे ज्यादा छात्रों का चयन मात्र एक संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस के पास हो जाइए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा नंबर है कि डीएलएड की परीक्षा में एक ही संस्था से इतने सारे छात्रों का चयन, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रीट में भी ऐसे ही चयन हुए। तो हमारे कॉलेज से, हमारे संस्था से जुड़कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का, सरकारी शिक्षक बनने का, शिक्षक भर्ती में आप भी भाग लेना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, आप हमारी संस्था के साथ जुड़े, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है। साथ ही साथ भारतवर्ष की जानी मानी संस्था है जिसमें अभी तक हजारों सैकड़ों छात्रों ने प्रवेश लेकर अपने डिग्री डिप्लोमा प्राप्त भी किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात कर दी हमने श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा आपको इस पूरे इकाई भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 5 और 6 के अंक विभाजन की। तो बात करें इसके इकाई 5 की, तो इसका इकाई 5 का नाम है भाषा कौशल क्या है। इकाई 5 का नाम है भाषा कौशल क्या है, और इकाई 6 का नाम है भाषाई कौशल का विकास। भाई, भाषाई कौशल का विकास कैसे होगा, हम जो भाषा बोलते हैं उस स्किल, उस कौशल का विकास है, इसको कैसे और बढ़ाएंगे अपने भाषा बोलने की क्षमता को, तो ये हम पढ़ेंगे इस पूरी इकाई में। तो चलिए बात करते हैं अंक विभाजन की। तो इकाई 5 भी 4 नंबर की है, इकाई 6 भी 4 नंबर की है। जी हाँ, इसका अंक विभाजन कैसा है, इकाई 5 4 नंबरों की, इकाई 6 4 नंबरों की। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 4-4 नंबर की दोनों इकाइयां दी हुई हैं। साथ ही साथ इस इकाई 5 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2 नंबर का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आता है 2 नंबर का, और 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ये हो गए टोटल 4 नंबर। और उसके बाद हमारी जो 6वीं इकाई है भाषाई कौशल का विकास,
इस इकाई से भी हमको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इस 4 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे भाई, तो यहाँ पर पूछा जाता है एक ही प्रश्न सीधा 4 नंबर का। जी हाँ, मात्र एक ही क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, जिसे हम शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया इसका अंक विभाजन। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए यहाँ पर कि इकाई 4, इकाई 5 और 6 में हम ये वीडियो अंक विभाजन जो है किस हिसाब से ब्लूप्रिंट है पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपने इसके और इकाई के वीडियो 1, 2, 3, 4 आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की। तो देखिए यहां पर सबसे पहले श्रवण कौशल एक सौदेश्य प्रक्रिया है। भाई श्रवण कौशल जो है कैसी प्रक्रिया है, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आएगा गारंटी के साथ, पर ये मत सोच के पढ़िए कि 2 ही नंबर लेना है आपको। भाई 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय लिखने में भी तो मदद कर सकते हैं ना, इसकी जानकारी रहेगी तो बड़े बड़े प्रश्न के उत्तर भी आप लिख पाएंगे इसकी मदद से, पॉइंट की मदद से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। कभी भी वस्तुनिष्ठ को कम मत आंको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बहुत बड़ा समझो, पास कराने वाला समझो। भाई इसी के दम पर लोग पास हो जाते हैं पूरी परीक्षा डीएलएड की, है ना। तो देखिए श्रवण कौशल एक सौदेश्य प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया भाई, सौदेश्य यानी इसका उद्देश्य अच्छा होता है और ज्यादा होता है, कई सारे उद्देश्य, सौदेश्य प्रक्रिया। दूसरा, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं। भाई श्रवण कौशल की बात होने वाली है इसमें, भाषा कौशल, श्रवण कौशल, तो वही से जुड़े हुए सवाल तो आएंगे। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती है, तो भाई एक ही शक्ति, सुनने की शक्ति बस, है ना। या फिर जो बोल रहा है वो सिर्फ बोलने की शक्ति लगाएगा और सुनने वाला सिर्फ सुनने की शक्ति लगाएगा, दूसरा कोई शक्ति नहीं लगाना है। बोलते वक्त हमें जरूरी नहीं कि ऐसे हाथ को ऐसे भी मेहनत करना पड़ेगा बोलते वक्त, या सुनने वक्त हमको बार बार ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो सिर्फ एक ही शक्ति हमारी समाहित है, ठीक है। श्रवण कौशल में कितनी शक्ति समाहित है, मात्र एक। अगला देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसे स्वनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्वनिम भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे स्वनिम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्वनिम जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। दोनों का नाम अलग अलग है पर दोनों का अर्थ सेम ही होता है, इसे 2 नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्वनि और स्वनिम, ध्वनि स्वनिम, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्यों, तो भाई व्यंजन कॉन्सोनेंट पूछ रहा है अंग्रेजी वाला, हिंदी में व्यंजन कहते हैं जिसे, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। जी हाँ 33 है, 30 और 3 ये है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, 33। फिर पूछा है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी। भाई हिंदी में जो स्वर वर्ण है वो कितने हैं टोटल, तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितने वर्ण है टोटल, 11, 11। जी हाँ 10 और 1 11, कुल 11 वर्णों की संख्या अनाराम का, ये तो जानते होंगे आप ये भी, है ना। तो भाई हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन जो है वो हमारे 33 है। अगला देखिए, पठन का अर्थ क्या होता है। भाई पठन का अर्थ है सस्वर और मौन वाचन। सस्वर यानी बोलकर, मौन मतलब चुप रहकर, तो सस्वर और मौन वाचक को क्या कहते हैं, पठन कहते हैं। अब यहाँ चलिए फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिवाइज इसलिए कि आपको वीडियो देखते देखते सारा याद हो जाए, आपको अलग से पढ़ना ही नहीं पड़े ना। तो चलिए देखिए मेरे साथ बोलते चलिएगा। श्रवण कौशल का एक सौदेश्य प्रक्रिया, श्रवण कौशल जो कैसी प्रक्रिया है, सौदेश्य प्रक्रिया है। दूसरा, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती है, तो भाई एक शक्ति। श्रवण कौशल में जो शक्तियां समाहित होती है, कितनी शक्तियां, एक शक्ति। अगला, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि स्वनिम है। अगला, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। फिर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है 11। हिंदी में जो है वह स्वर वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या 11 दी गई है। हिंदी में स्वर्ण जो हमारे शब्द होंगे उनकी संख्या दी गई है, स्वर वर्ण दिया है, स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अब आप बोलोगे आपने मिटाया क्यों सही उत्तर, अरे लिखाऊंगा, वो मिटाया इसलिए मैंने कि आपको डायरेक्टली लिख कर समझाऊंगा। पहले से लिखा रहता तो आपको वो समझ में नहीं आता जो उदाहरण पेश करने वाला आगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पठन का अर्थ क्या होता है। पठन का अर्थ होता है सस्वर और मौन वाचन। तो ये मैंने आपके सामने जो 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लिखे, गारंटी दे सकता हूं इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है। अगर इसमें से नहीं पूछा डेढ़ की परीक्षा में भाई तो देख लेना, डिसलाइक कर देना वीडियो, लेकिन याद रखिए पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि भाषा कौशल का इकाई है और भाषा कौशल की बात हो रही है, तो भाई भाषा के ऊपर ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, गारंटी ही नहीं है ना। तो भाई होगा छोगा आप ध्यान दीजिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको भाई गारंटेड मिलेगी हर चीज, आपको डेढ़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कोई नहीं बताएगा, कोई चैनल नहीं देगा, सिर्फ यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सारे हमारा किस चीज का, भाषा कौशल के बारे में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों का। अब हम बात करेंगे कुछ बड़े बड़े प्रश्न उत्तर, अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं और वो लघु उत्तरीय भी पूछ सकता है, यानी 2 नंबर का भी पूछ सकता है और 4 नंबर का भी पूछ सकता है। तो उन प्रश्न उत्तरों की हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अभी हम बात है मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपनी बात को जाहिर करना, अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात, इमोशन, फीलिंग, भावनाएं जो हैं उन्हें प्रदर्शित करना, इसे ही क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। बतलाना, इसे एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है।
तो अभिव्यक्ति क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं पूछा, मौखिक, मौखिक मतलब होता है भाई ओरल, और अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन। तो ओरल एक्सप्रेशन यानी ओरली, यानी कि मौखिक रूप से बताना, एक्सप्रेस करना, सबके सामने जाहिर करना, वो क्या है, तो ओरल एक्सप्रेशन यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं। शब्दों, ध्वनि और वर्णों की सहायता से अपनी संवेदनाएं, भावनाओं को दूसरों के सामने बोलकर बताना। जी हाँ, ध्वनि के साथ सारे ही तो बोलते हैं ना। अब मैं लिख कर आपको दूं, मुझे कैसा लग रहा है, अगर मैं ऐसा लिख कर दूं आपको कागज में, तो कौन सा होगा, मौखिक होगा कि लिखित होगा, भाई लिखूंगा तो लिखित ही होगा ना, जाहिर सी बात है, इतना तो सभी जानते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या है कि ध्वनि, वर्णों, इनकी सहायता से, इनके उच्चारण से अपने मन के भीतर संवेदनाओं, भावनाओं को दूसरों के सामने रखना, उनको परिचित कराना उनसे, इसे ही मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन, मौखिक अभिव्यक्ति। अगला, इसकी विशेषताएं लिखिए, इसकी भाई विशेषताएं, जो इसकी खासियतें जो है वो आप लिखिए, विशेषता जो है, खासियत जो है। तो भाई मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या होगी, भाई मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है, तो पहला भाई मौखिक में हम जब भी बोलते हैं तो स्पष्ट बोलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, पहले तो देख लो यहाँ पर कि स्वाभाविकता यानी स्वभाव है, मौखिक में भाई स्वभाव यानी जब भी कोई बात होती है तो हम बोलकर ही बताते हैं। आम इंसान क्या करता है, जैसे मान लो आपको अपने पापा मम्मी से कुछ सामान चाहिए, तो आप अपने पापा मम्मी को क्या कहोगे, लिख कर दोगे पापा को लेटर, पापा ये चाहिए, अरे यार बोल के बताओगे ना, पिताजी मुझे ये चाहिए, माताजी मुझे ये चाहिए, बेटा ये काम करो, बेटा वो काम करो, किसी को बताना भी है तो, है ना। तो हम क्या करते हैं, मौखिक रूप का इस्तेमाल करते हैं ना, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविकता होती है, बोलकर ही कहेंगे। दूसरा शुद्धता, भाई साफ साफ बोलना पड़ेगा, गलत सलत बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, शुद्ध रूप से, शुद्ध शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर है भाई स्पष्टता, स्पष्ट यानी क्लियर, साफ बोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, भाई कौन सी भाषा बोली मैंने, स्पष्ट बोलूंगा ना, क्लियर। मैं कह रहा था कि हम 1.5 की परीक्षा जरूर पास करेंगे, हम जो बोल रहे, तो मैंने बोला तो समझ में नहीं आया, पर मैंने कहा हम डीएलएड की परीक्षा जरूर पास करेंगे, तो ये तो समझ में आया ना, तो क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा। तो मौखिक भाषा, मौखिक अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है। शिष्टता, भाई प्यार से बोलते हैं, मैं जो आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, तो मैं तू ये थोड़ी कर रहा हूं, भाई गाली गलौज थोड़ी कर रहा हूं ना, मैं पोलाइटली प्यार से आपको समझा रहा हूं, तो ये मेरी शिष्टता है ना। हमें भी किसी से भी बात करते हुए, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हुए, है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके सामने शिष्टता पूर्वक, भाई आराम से, प्यार से बोलना चाहिए किसी भी बात को। ठीक है, अगला है सर्वमान्य भाषा। सर्वमान्य मतलब सबको मान्य भाषा। तुम्हाला काही कळलं का, मैंने काय सांगितलं, सर्वमान्य भाषा समझते का तुम्हाला, ये मैंने अभी जो बोला ना, आपको सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं सर, तो ये मैंने मराठी में बात की आपसे, मराठी भाषा बोला। तो आपको अगर मराठी नहीं आती तो आप भाई नहीं समझे, तो मैं कितना भी बोल लूं और आपको भाषा का पता ही नहीं है, तो आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते, आप मैंने जो बोला आपसे नहीं समझ सकते। मैंने मराठी में कहा तुम्हाला काही कळलं का, मी जे सांगितलं, मतलब मैंने जो बताया आपको समझा क्या, ये मैं बोलना चाहता था। पर मराठी भाषा आपको नहीं आती तो आप नहीं समझ पाए मेरी बात, पर मैं हिंदी में समझा रहा हूं, जब से अभी भी हिंदी कह रहा हूं, तो ये आप समझ पा रहे हो। तो ऐसी भाषा में मौखिक रूप से अपने को अभिव्यक्त करना चाहिए, अपने आप को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए उस भाषा में जिस भाषा को सभी मानते हो, सर्वमान्य भाषा, है ना। यही है कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो भाई मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं स्वाभाविकता, शुद्धता, स्पष्टता, शिष्टता, सर्वमान्य भाषा, है ना, ये मौखिक भाषा की विशेषताएं हैं। चलिए ठीक, समझ गया होगा आपको मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक भाषा जो होती है, मौखिक अभिव्यक्त करते हैं, उसकी विशेषता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोलने में विराम चिन्हों की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्ह होते हैं ना, कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इनका क्या महत्व है, इसका फर्क क्या है। आप बोलोगे क्या ज्यादा फर्क तो नहीं है, नहीं भाई बहुत फर्क है, इससे तो बहुत पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। जी हाँ, तो विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग करना होता है, और विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, हमें आना चाहिए, तभी परीक्षा में अच्छे नंबर मिलते हैं, डीएलएड की परीक्षा में भी। जी हाँ, तो बात करते हैं विराम चिन्हों की। तो भाई विराम चिन्हों की आप बात करो, बोलने में विराम की क्या भूमिका स्पष्ट करना है, तो बोलने की भाई बात करें अगर विराम चिन्हों की, तो देखिए बोलने के लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिखो, ये जैसे देखो, पकड़ो, पकड़ो मत जाने दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगाऊं, यहाँ पर पकड़ो मत, ये कॉमा लगा दिया मैंने, अल्प विराम लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अब पढ़िए क्या लग रहा है, पकड़ो मत जाने दो, यानी पकड़ना नहीं है, जाने दो उसको, हमने बोला पकड़ो मत जाने दो। ठीक है, समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, पकड़ना नहीं है, जाने देना, ऐसा बोल रहे हैं। अब मैं इस विराम चिन्ह को यहां से हटा के यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां लगा देता हूं। अब बोलेंगे पकड़ो मत जाने दो, भाई पकड़ लो, जाने मत दो। अल्प विराम जब यहां पर था तो क्या बोल रहे थे, पकड़ो मत जाने दो, जाने दो, और अल्प विराम को थोड़ा सा पीछे खसा कर मैंने यहां लिख लिया, तो अब क्या बोल रहे हैं, पकड़ लो भाई, मत जाने दो, मत जाने दो उनको, है ना। तो भाई ये देख लो, एक विराम चिन्ह बस जगह बदली, यहां से यहां कर दिया तो पूरा अर्थ ही बदल गया। तो भाई विराम चिन्ह का बहुत ज्यादा महत्व होता है ना, ये तो आप समझ गए होंगे भाई।
तो बोलने में विराम चिन्हों की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य भूमिका है। विराम चिन्ह से ही हम अपनी बात को सही ढंग से, अपनी भावनाओं संवेदनाओं को दूसरों के सामने सही रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भाई शुद्ध रूप से प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ विराम चिन्ह ऐसे कुछ लगाते हैं, तो इसका अर्थ आप स्पष्ट करके लिख लीजिएगा, पूरा डिटेल में एग्जाम्पल भी ऐसे ही दीजिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ना, तो इसको भी आप दे दीजिएंगे। ठीक है, तो ये होगा। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा अगला प्रश्न भी देख लिया जाए। बाल साहित्य क्या है, सामग्री भी लिखिए। बाल साहित्य क्या होता है, बच्चों की जो साहित्य होता है, बच्चों की जो लिटरेचर कविताएं होती है वो क्या होती है, उसके बारे में लिखना है। तो बाल साहित्य यानी कि वो रचना है जिसमें बालकों के अनुसार, बालकों की रुचि के अनुसार यहाँ पर जो सामग्री दी होती है, जिसमें मूल रूप से कहानी, कविता, है ना, ये सब शामिल होता है। ठीक है, तो ये बाल साहित्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहानी की किताब जो है और कविताओं की जो किताब है वो बाल साहित्य है। अब कविता जो छोटी छोटी कविताएं होती हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, पापा मम्मी, है ना, ऐसे कुछ कहानियां हो छोटी, बाबा ब्लैक शिप, जॉनी जॉनी यस पापा, इस तरह की छोटी छोटी पोएम्स को क्या बड़े लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं है। ये कौन पढ़ता है? छोटे बच्चे। ये छोटे बच्चे बड़ा चाव से पढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं में देखोगे तो उनके मैडम, उनके सर बहुत अच्छे से उनको सिखाते हैं ना, बोलो बेटा जॉनी जॉनी एस पापा, बच्चे भी चिल्लाते बहुत अच्छे से, है ना, पूरी कविता उनको याद रहती है। तो इस प्रकार से बाल साहित्य हो गया। तो बाल साहित्य की सामग्री भी लगती है, यानी सामान क्या क्या रहता है बाल साहित्य भाई? कविता, कहानी, पहेली, ये सब रहता है। बच्चों को ये सब पसंद आता है, कहानियां पसंद आती हैं, पहेली बूझो तो जाने, और साथ ही साथ कहानी रहती है, पहेली रहती है और कविता भी रहती है ना। तो इस प्रकार से ये बाल साहित्य और बाल साहित्य में लगने वाली सामग्री। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर। भाई बोलकर पढ़ने को सस्वर वाचन कहते हैं, शांत रहकर पढ़ने को मौन वाचन कहते हैं। ठीक है, तो सस्वर वाचन और मौन वाचन आपके सामने मैंने रख दिया। सस्वर वाचन क्या होता है, मौन वाचन क्या होता है। सस्वर वाचन में अंतर भाई देख लीजिएगा। सस्वर वाचन में हमें बोलना पड़ता है, तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है। मौन वाचन में हमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, मन में पढ़ना पड़ता है, तो कम ऊर्जा खर्च होती है। सस्वर वाचन में हम उच्चारण करके बोल के पढ़ते हैं तो हमारी गलतियां समझ में आती है, जबकि मौन वाचन में चुप रहकर पढ़ते हैं तो अंदर मन में क्या पढ़ा पता भी नहीं चलता, है ना, तो गलती नहीं पता चलती। सस्वर वाचन जो है ये दूसरों को भाई डिस्टर्ब कर सकता है, दूसरों को परेशान कर सकता है। मन में वाचन करना है, मन में पढ़ना है, तो किसी को परेशान नहीं करेगा ना, सब शांति से आपके बाजू वाला बैठे, लेकिन आप मन में पढ़ रहे हो, उसको पता तक नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो। तो मौन वाचन थोड़ा फायदेमंद है, लाभदायक है। तो ये उत्तर, तो यहाँ से जो डिफरेंस है, यानी कि जो इसमें अलग अलग है भेद बताइए, तो पूछता है डिफरेंस, है ना, पूछता है आपसे। तो ये होगा हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। और तो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए तो आप उस पर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा लिख भी सकते हैं, चाहे तो रोककर, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो रोककर अभी लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आज के वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आने वाली 2-3 इकाइयों की। जी हाँ, यहाँ पे 6 हो चुके हैं, तो 7, 8 और 9 ऐसे 3 इकाई बचेंगी, तो उनकी वीडियो में लेकर आऊंगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सारे विषय के वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आपको चाहिए, आप विविध कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विभिन्न कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, एमपीटीईटी, सिर्फ बीएड, सिर्फ डीएड, एमए, बीए, इन प्रकार के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है बहुत ही कम फीस में, बहुत ही सुविधाओं के साथ, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, साथ ही साथ आपको फीस में विषय छूट भी दी जाती है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए आज ही और अपना प्रवेश सुनिश्चित कीजिए। अपने सगे संबंधी, दोस्त जो भी इस तरह के कोर्सेज करने में इच्छुक हो, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ संस्था में एडमिशन लेके रीट, एमपीटीईटी सबकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।